जय श्री कृष्णा। इनकम टैक्स में हम रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। आपको हमने कहा था कि ये चैप्टर दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसे स्टडी करेंगे, आप इसे लर्न करेंगे, आप इसे समझेंगे। पहला भाग डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर, वो हमने पिछले वीडियो में पूरा किया था। सेकंड भाग है इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, अर्थात निवास स्थान के आधार पर कर का भार। यह सेक्शन 5 में बताया गया है। हम इसे शुरू करें। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं कि इस पेपर को खूब अच्छे से समझना है। लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। देखने के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, या जो रिमोट एरियाज में पर्सन्स है लेकिन जिन्हें इनकम टैक्स का नॉलेज करना है, आप उनको शेयर करें। व्हाट्सएप से आप लिंक भेजें या किसी भी तरह से आप शेयर करें। इसके अलावा ये एक ऐसा पेपर है जिसमें हर स्टेप पर, हर स्टेज पर कोई ना कोई साइन ऑफ इंट्रोगेशन एक स्टूडेंट के ब्रेन में आता है, दिमाग में आता है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा नहीं हुआ तो क्यों? आप अपनी इस प्रकार की क्वेरीज, अपने कमेंट बॉक्स में डालें। आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूं। हम अपने पॉइंट पर आते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। सबसे पहले तो आप यह बात अपने जहन में रख ले, अपने दिमाग में रख ले कि यहां हमने वर्ड काम में लिया हुआ है एसएससी। फिर मैं कह रहा हूं एसएससी करदाता। और आप ये सोच ले कि वह तो एक इंडिविजुअल है या एक फर्म है या एक एचयूएफ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या एक कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है। नो, ये सभी तो है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत किसी भी कारण से अगर एक व्यक्ति की लायबिलिटी टैक्स चुकाने की प्रीवियस ईयर में है, मींस वह एक एसएससी। और हमने आपको ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस एसएससीज को 3 भागों में बांटकर बताया था। टाइप्स ऑफ एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। फर्स्ट, रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में निवासी। सेकंड, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। एंड थर्ड, नॉन रेजिडेंट, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। अब आप कहेंगे कि सर वो तो ठीक है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एक फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी नहीं होती तो नहीं होती, तो बात खत्म, कोई बात नहीं है, हम उनके लिए ये प्रोविजंस नहीं। जो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए है वो प्रोविजंस उनके ऊपर लागू नहीं होंगे, बाकी लागू हो जाएंगे। तो अगर एक एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना कि यहां पर हमें प्रीवियस ईयर के लिए उसका रेजिडेंट होना आवश्यक है। तो यदि एक एसएससी प्रीवियस ईयर जो आपके लिए 2019-20 है रेजिडेंट है, उसकी कुल आय में हम क्या शामिल करेंगे? तो इसे हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी कहते हैं, अर्थात उसमें क्या क्या आएगा। हम कई बार कहते हैं अरे यार आपके ये जो काम चल रहा है इसका स्कोप क्या है, या आप मेरे को जो बिजनेस सजेस्ट कर रहे हो इसका स्कोप क्या है। इसका मतलब उसमें क्या क्या एक्टिविटीज या क्या क्या इवेंट्स आती है, जो जो आती है वही तो स्कोप है। ऐसे ही यदि इफ एन एसएससी इज रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, तो उसकी टोटल इनकम में हम क्या शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब आप लैंग्वेज की तरफ ध्यान दीजिएगा प्लीज। गत वर्ष में उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त की हुई समझी जाने वाली समझदारी। अब आपको साहब ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड का एग्जाम दो, अब आप तो कहो साहब मैं तो सीए इंटरमीडिएट का दे रहा हूं, क्या मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा? यस लिखना पड़ेगा। आप बीकॉम पार्ट किसी के भी आप एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आ गया, क्या मुझे लिखना पड़ेगा? यस लिखना पड़ेगा। और अगर इसकी लैंग्वेज में आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो वो गलत है। एक्ट में प्रोविजंस चलते हैं, मेरे या आपके व्यूज काम नहीं आते। आप और मैं केवल एक्ट में दी हुई जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, उनको सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसका अर्थ वही रखते हैं, अर्थ चेंज नहीं होता है। इंडिया की किसी भी ऑथर की कोई भी बुक हो और चाहे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 इटसेल्फ ओरिजिनल हो, इन ऑल केसेस यही बात आएगी। तो पहला बिंदु हुआ अपना कि ऐसे करदाता की कुल आय में वे समस्त आय जो उसे गत वर्ष में प्राप्त हुई है
या प्राप्त हुई समझी गई है। मैं आपके पास आया, भाई साहब किराया देना मेरा, आपको मैंने मकान किराए पर दे रखा, आपने दे दिया, मुझे प्राप्त हो गया। यह तो हो गई प्राप्त हुई। और मैं अपने छोटे भाई को या अपने मुनीम को कहता हूं, जाओ अपने किराएदार से, जो मेरा किराएदार है उससे किराया लेकर आओ। मुनीम जी ने जाकर कहा कि सेठ जी ने मकान का किराया मंगाया है, आपने उसको दे दिया, तो मुनीम जी का तो मकान नहीं है और वो किराया भी मुनीम जी मुझे ही लाकर देगा। तो दिया तो आपने मुनीम जी को, प्राप्त भी मुनीम जी ने किया, लेकिन वो प्राप्त हुई आय किराए की मेरी ही होगी, मेरी कुल आय में शामिल किया जाएगा वह। हमने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रखे हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स को कलेक्ट कर ले वो, तो बैंक ने कर लिया, तो क्या बैंक की इनकम है वो? नो 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 नो, वो तो हमारी इनकम है, एसएससी की इनकम है अपनी। तो यहां इस चीज को खूब अच्छे से समझना आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी बनती है। सेकंड पॉइंट देखिए अब आप, गत वर्ष में उसके द्वारा का मतलब है कि जो एसएससी है, वेदर इंडिविजुअल और एचयूएफ और फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एनी अदर, उसके द्वारा उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली समझता है। आप बड़े परेशान हो गए, क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट में ऐसी टर्म्स यंग जेनरेशन के सामने कम आती है। आपको तो यह मालूम है, पापा ने पैसे दिए, पापा से लिए, बैंक से लिए, इंटरनेट बैंकिंग से लिए, एटीएम से निकलवाए, कार्ड से हमने डेबिट क्रेडिट कार्ड को यूज किया, यह आपको आता है। कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे शब्द उपार्जित या उदय हुई, उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय, ये क्या होती है? देखो, इससे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एक करदाता को कोई आय प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है, तो उसे उपार्जित या उदय हुआ कहा जाता है कि आय उपार्जित हो गई या आय उदय हो गई। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है, और वो है जो एसएससी के सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रखता है, उसके लिए आय का उपार्जित होना और आय का उदय होना दोनों में अंतर है। एक प्रोमिनेंट लेखक ने उसे खूब अच्छे से समझाया, और आपको देखो कितनी जल्दी समझ में आएगा। किसी वजह से हमारे घर का कोई बुजुर्गवार बीमार हो गया, किसी वजह से का मतलब चाहे वो मौसम की वजह से हुआ या कुछ और कारण रहा, कम ज्यादा खा लिया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं है और हम ले जाना भी नहीं चाहते। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, हमने एक डॉक्टर साहब से विनती करी कि आप आइएगा और हमारे पेशेंट को देख लीजिएगा। वो आए और आपके जो बुजुर्गवार है उनको देखा, प्रेस्क्रिप्शंस भी लिख दिए। आपने जाते वक्त कहा डॉक्टर साहब मैं कल आऊंगा, अभी शाम हो गई है, हमारे घर पे पैसा है नहीं, कल हम आपको फीस आपकी दे देंगे। तो अभी यहां देखिए, वो डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, केस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अडॉप्ट करता है। तो जैसे ही आपके घर आकर उन्होंने पेशेंट को देखा, उन्हें अपनी फीस लेने का अधिकार बन गया।
इसे आय का उपार्जित होना कहते हैं। लेकिन अब यह उदय कब होगी कि जब आप उन्हें फीस दे देंगे और वो अपनी कैश बुक में एंट्री कर लेंगे, तब आय उदय होगी। तो यहां आय का उपार्जित होना, आय का उदय होना, दोनों में अंतर। तीसरे बिंदु पर चलते हैं कि वो कौन सी आय है जो और रह गई है, निवासी करदाता की कुल आय में शामिल की जाएगी। इसमें है कि गत वर्ष में उसके द्वारा मीन्स अभी अभी बताया एसएससी के द्वारा भारत के बाहर, आउटसाइड इंडिया, उपार्जित या उदय हुई समस्त आय। ये जो 3 प्रकार की आय हमने बताई है, उनका योग एक निवासी करदाता के लिए टोटल इनकम कहलाएगा, कुल आय में शामिल की जाने वाली आय कहलाएगी। मैं यहां एक बात क्लियर और करना चाहूंगा, जो बहुत समय बाद में आप मुझसे मेरे वीडियो में सुनेंगे और देखेंगे कि हर कहीं वैसे हम टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपको डेफिनेशंस में बताया कि ग्रॉस टोटल इनकम का मीनिंग क्या है और टोटल इनकम का मीनिंग क्या है। यहां टोटल इनकम में शामिल की जाएगी, ये हमें याद रखना है। ये टोटल इनकम होगी ऐसा नहीं, टोटल इनकम में शामिल की जाएगी, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब दूसरे बिंदु में हमने लिखा कि असाधारण निवासी करदाता की स्थिति में कुल आय का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो निम्नलिखित को हमने क्या लिखा कि निम्नलिखित आयों को उसकी कुल आय में शामिल करेंगे। कौन कौन सी? जो रेजिडेंट के केस में पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में इनकम्स आ रही है, वो तो एज इट इज ही रहेगी, एसी की एसी ही आएगी। मगर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, और वो क्या है? वो ये है कि तीसरे पॉइंट में लिखा है गत वर्ष में उसके द्वारा भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई ऐसी आय जो ऐसे व्यवसाय से हो रही है, व्यापार से हो रही है, जिसका नियंत्रण भारत से गत वर्ष में हो रहा है, या ऐसे प्रोफेशन से है जो भारत में स्थापित है। यह एक असाधारण निवासी की स्थिति में भारत के बाहर उपार्जित या उदय आय यही एक ली जाएगी, या सिंपली वैसे कह दे कि ऐसी आय जो किसी ऐसे व्यवसाय से हो रही है जिसका नियंत्रण गत वर्ष में भारत से हो रहा है, या जो पेशा भारत में स्थापित है। उसके बाद में हम अनिवासी करदाता की स्थिति में उसके कुल आय में क्या क्या शामिल करेंगे। हमने यहां व्हाइट बोर्ड जो आपको जिस पर मेरे कुछ लिखा हुआ है दिखा रहे हैं, अभी मैं थोड़ा सा हटकर आपको वापस शुरू से आखिर तक बतलाऊंगा। अनिवासी की स्थिति में कुल आय का निर्धारण करने के लिए एक्ट में बताया गया है कि निवासी करदाता की स्थिति में पहले पॉइंट में आने वाली समस्त आय, दूसरे पॉइंट में आने वाली समस्त आय, बस इनमें जो आय आएगी वही एक अनिवासी करदाता की कुल आय में शामिल की जाएगी। अब मेरे भाई आप लोग अच्छे से समझो क्या कि यहां पर 4 क्लोजेज काम में आए, जिन्हें हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्यांश।
और इंग्लिश में क्लॉजेस बोलते हैं। तो ये क्लॉज क्या है? पहला है प्राप्त हुई आय, दूसरा प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय, तीसरा उपार्जित या उदय हुई आय, और चौथा है उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय। ये चारों वाक्यांश आपको खूब 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 अच्छे से बुक से पढ़ने हैं। अब आप कहोगे सर आप पढ़ा रहे हो फिर बुक का नाम क्यों ले रहे हो? ग्रेजुएशन लेवल पर और सीए इंटरमीडिएट लेवल पर भैया लगभग 900 से 1100 पेज की ये बुक होती है। जब मैं बोल सकता हूं तो लिख भी सकता हूं, लेकिन अगर हर चीज में लिखकर बताऊंगा आपको तो या तो कटौती एक्सप्लेनेशन में होगी, और दूसरी बात यह है कि आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, वो समय पर नहीं होगा पूरा। आपको ये तो ख्याल रखना ही पड़ेगा और मेरी मदद करनी पड़ेगी, है तो वो आपके लिए ही, मेरी क्या मदद, आपका काम है कि जब जब जो जो पॉइंट्स में दूं, ये आपका होम असाइनमेंट है, आप उन्हें सिंसियरली पुस्तक से, बुक से पढ़े, लर्न करे। कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा। जैसे मैं आपको बताता हूं प्राप्त हुई आय। अब इसमें आपको बुक में लिखा हुआ है आय की प्रथम प्राप्ति आय के प्राप्त होने का स्थान निर्धारित कर देती है। यह क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह होता है कि आपने जैसे इंग्लैंड में आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और आपको सैलरी मिल गई, वहां पर आपने एक पैसा खर्च नहीं किया और आप भारत उसे ट्रांसफर कर देते हैं, ले आते हैं। अब वो आय आप क्या कहेंगे? क्या भारत में प्राप्त की? ना, फर्स्ट टाइम आपको जो रिसीव हुई है वो इंग्लैंड में हुई, इसलिए प्राप्ति का स्थान इंग्लैंड है, ना कि भारत। भारत के लिए तो ट्रांसफर ऑफ इनकम कहलाएगी। दूसरी बात है कि अगर कोई आपने एडजस्टमेंट इनकम के किए हैं, तो उस केस में जो एडजस्टमेंट हुए उसके आधार पर जो इनकम आपको होनी थी और आपने नहीं ली, एडजस्टमेंट के अंदर आपने खत्म कर दी, आपने मकान किराए पर दे रखा है, और जिसे किराए पर दे रखा है उसका परचून का व्यापार, ग्रोसरी बिजनेस है, वहां से आपका घर का सामान आता है। घर का सामान आया 5,000 रुपए का, किराया 4,000 रुपए। आपने उसको कहा कि भैया किराया भरपाई कर ले इसमें, और ये 1,000 रुपए पकड़। अब आप कहते हो कि साहब मेरे तो कोई इनकम नहीं, मैंने तो वो भरपाई कर दी। गवर्नमेंट कहती है ना ना ना, इनकम तो होती ही खर्च करने के लिए है। आपने तो अपनी इनकम का एडजस्टमेंट किया है, वो जो किराए की आय है वो तो आपकी कुल आय में शामिल की जाएगी। तो इस तरह से प्राप्त हुई समझी जाने वाली, उपार्जित या उदय हुई, उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय, ये सभी चारों क्लॉजेज आपको देखने ही होंगे। मैंने एक दो नोट भी लगाए हैं। उसमें मैंने आपको बताया है
कि अगर एक रेजिडेंट एसएससी है प्रीवियस ईयर में, तो दुनिया के किसी भी कोने में कैसे भी उसको इनकम हो, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली इफ द इनकम इज टैक्सेबल, यदि वो कर योग्य आय है, तो रेजिडेंट की टोटल इनकम में उसे हम शामिल करेंगे। दूसरी बात है कि जो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो भारत के बाहर कोई आय उपार्जित और प्राप्त करता है गत वर्ष में, तो उसको हम उसकी कुल आय में शामिल कदापि नहीं करेंगे। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर जो अभी अभी लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया है बता रहा हूं, रिपीट हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है एक तरह से। पहला केस लिया निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण, गत वर्ष की निम्नलिखित आयों का योग ही उसकी कुल आय का निर्धारण करेंगे। पहला, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय। सेकंड पॉइंट, गत वर्ष में उसके द्वारा भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली समस्त आय। तीसरा और अंतिम पॉइंट है, गत वर्ष में भारत के बाहर उसे उपार्जित या उदय हुई समस्त आय। अब सेकंड केस लेते हैं, इन केस ऑफ नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, असाधारण निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण। उपरोक्त यानी कि ये जो तीन है ना, उपरोक्त पॉइंट एक और दो की समस्त आय, तथा तीसरा बिंदु दिया है गत वर्ष में उसे भारत के बाहर ऐसे व्यापार से उपार्जित या उदय हुई आय जिसका नियंत्रण भारत से होता है, या ऐसे पैसे की आय जो भारत में स्थापित है। यह असाधारण निवासी करदाता की स्थिति में। अब थर्ड केस आता है अनिवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण। इसमें हमने लिया है कि निवासी करदाता की कुल आय के पॉइंट 1 और 2 में आने वाली समस्त आय, यही इसकी कुल आय का निर्धारण करेगी और उसकी कुल आय में शामिल की जाएगी। नोट नंबर 1, गत वर्ष में निवासी करदाता को दुनिया के किसी भी कोने में आय हो, बशर्ते कंडीशनली क्या, कि वह कर योग्य है, दैट इनकम इज टैक्सेबल, उसकी कुल आय में शामिल की जाती है। सेकंड पॉइंट है, एक अनिवासी करदाता की दशा में गत वर्ष में उसे भारत के बाहर उपार्जित या उदय और प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय उसकी कुल आय में शामिल नहीं की जाती है। इसलिए आप यहां देखेंगे कि हमने केवल पॉइंट नंबर 1, 2 लिया, पॉइंट नंबर 3 का हवाला भी नहीं दिया है इन केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट एसएससी। अगला नोट हमने लिखवाया है आपको, कुल आय के निर्धारण में 4 वाक्यांश क्लॉजेज प्रयुक्त हुए हैं, इन्हें अच्छे से समझना अति आवश्यक है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। पहला, प्राप्त हुई आय, दूसरा प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय, तीसरा उपार्जित या उदय हुई आय, तथा चौथा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय। आप इस स्क्रीन को, इस बोर्ड को अच्छी तरह से देखें। मैं तब तक आपको अगला व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले करने की व्यवस्था करता हूं।